पावर एंड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखिए, जब चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V के थ्रू, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराते हैं और ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। एटम का वाइब्रेशन बहुत तेज़ होता है, जिसके वजह से वो हीट डिसिपेशन करता है वायर्स के अंदर। तो कुल मिला के जो वर्क डन हुआ पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, जिसने काइनेटिक एनर्जी का गेन करवाया, उसको आप V × dq लिख सकते हैं। और इसको अगर आप dw लिखेंगे तो जो पावर डिसिपेट होगा उसको आप dw/dt लिखेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी dq/dt इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसको आप V × I लिख सकते हो। इसी V × I पावर को अगर आप ओम्स लॉ यूज़ करें तो आप I² R और V² R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। और अगर मान लीजिए आपने सीरीज़ कनेक्शन में लिया है कुछ अप्लायंसेस को और पावर कंपैरिजन करना है, तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप P = I² R वाला फॉर्मूला यूज़ करें, बिकॉज उन सभी अप्लायंस के अंदर जो करंट होगा वो सेम होगा, तो पावर R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जबकि पैरेलल में अगर आप यूज़ कर रहे हैं पावर कंपैरिजन को, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप V² R यूज़ करें, क्योंकि उस केस में सबकी V सेम होगी और जो पावर डिसिपेशन होगा वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सर्किट में जो अगली चीज़ हमें पढ़नी है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिनको कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए R1, R2, R3, R4 और C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि यहाँ गैल्वेनोमीटर से रिप्लेस किया गया है। गैल्वेनोमीटर की जगह वहाँ रेजिस्टेंस भी हो सकता है। कुल मिला के 5 रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क बनाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस तब कहते हैं जब R1/R2 की वैल्यू R3/R4 के बराबर हो जाए। अगर जो सर्किट आपको दिखाया गया उसमें R1/R2 और R3/R4 की वैल्यू बराबर हो जाए, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कहेंगे। और उस कंडीशन में जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, जिसको हम R5 कह रहे थे, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी ये जो सेंट्रल वायर है CD, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो उसके बाद हमारे पास जो नेटवर्क बचता है वो केवल 4 रेजिस्टर्स का बचता है, जिसमें R1 और R2 सीरीज़ कनेक्शन में होगा, R3 और R4 सीरीज़ कनेक्शन में होगा, और इन दोनों के इक्विवेलेंट्स पैरेलल कनेक्शन में होंगे, और आप सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन को प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट का वोल्टेज हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज हमने अज्यूम कर लिया VA। तो अगर इस पॉइंट का वोल्टेज हमने VA अज्यूम कर लिया और हम I1 करंट दे के R1 तक पहुँच रहे हैं, तो C पॉइंट की जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी VA - I1 R1 एज़ पर किरचॉफ्स लॉ। करेक्ट। अब अगर हम इस रास्ते D तक जाएं, तो आप देखिए VA से हम अगेन चल रहे हैं और इसमें हमने करंट I2 मान लिया है, तो D पॉइंट का जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है VA - I2 इंटू R3। ठीक है। यहाँ पे सर्किट जो है वो क्लोज है और ये स्विच मुझे खुला हुआ दिखा अभी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको बता दूं कि सर्किट क्लोज है। अब आप देखिए, अगर हम कहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो ये तभी पॉसिबल है जब C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो C पॉइंट की जो पोटेंशियल हमने निकाली है वो VA - I1 R1 और D पॉइंट की पोटेंशियल हमने निकाली है VA - I2 R3। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो VA कैंसिल हो जाएगा और I1/I2 का रेशियो आ जाएगा R3/R1 के बराबर। अब देखिए, यही काम हम दूसरे साइड से करते हैं। अगर इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब हुआ जो करंट R1 में जा रहा है वही करंट एक्सटेंड होकर R2 में भी जाएगा। इसका मतलब इन दोनों करंट्स को हम I1 लिख सकते हैं। अब अगर हम I1 करंट लेके R2 से होते हुए VB तक पहुंचते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो C पॉइंट का पोटेंशियल होगा उसमें से I1 R2 माइनस करने पे हमें VB मिल रहा है। यानी सेम C की वोल्टेज अब आप लिख सकते हो VB प्लस I1 R2। और इसी बेसिस पे अगर इसमें I1 करंट कंटिन्यू करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो नीचे वाली ब्रांच में I2 करंट ही कैरी फॉरवर्ड करेगा D ऑनवर्ड्स भी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है। तो उस कंडीशन में R4 में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I2 R4 और D की पोटेंशियल में इतनी ड्रॉप करके हम पहुंचेंगे B तक। इसका मतलब ये हुआ कि D की पोटेंशियल -I2 R4 हमें VB की वैल्यू देगा, और इस तरह से हम इसी D के पोटेंशियल को वापस लिख सकते हैं VB प्लस I2 R4। अब देखिए, एक बार फिर से हम VC और VD को अगर इक्वेट कर दें तो VB इस बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जब हम I1/I2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मेरा ख्याल है मिलेगा I1/I2 = R4/R2।
अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए गौर से, जो हमने यहाँ डेवलप किए हैं। अगर आप इन इक्वेशंस को गौर से देखें और इससे I1 और I2 की I1/I2 के जो करंट है उसके रेशियो को आप इक्वेट करें, तो आपको बैलेंसिंग की कंडीशन मेरे ख्याल से मिल जाएगी इजीली, R1/R2 = R3/R4। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है जिसको हम स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज कहते हैं। हम इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वायर इसमें यूज़ किया जाता है उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। और मीटर ब्रिज का जो यूज़ होता है वो होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। आप डायग्राम सेकंड में देखिए, यहाँ R3 और R4 जो हैं वो 2 रेजिस्टर्स हैं, जिनमें से एक आपको पता होगा और एक आपको नहीं पता होगा। इनमें से कोई भी नोन और कोई अननोन हो सकता है। जनरली लेफ्ट गैप में हम नोन रेजिस्टर रखते हैं, राइट गैप में हम अननोन रेजिस्टर रखते हैं। अब आप देखिए, एक यूनिफॉर्म वायर है AB, A से B तक जो वायर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर है, उसके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी बिल्कुल कांस्टेंट है हर पॉइंट में। और C से लेके एक पॉइंट है यहाँ P, जिसको P दिखाया मैंने, इस पॉइंट के बीच में आप देखिए एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस सेक्शन ऑफ वायर यानी AC वायर, CB वायर और A से P के बीच में जो R3 कनेक्टेड है और R4 कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर, इन 5 को देखें तो ये टुगेदर दे फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम ये जो गैल्वेनोमीटर से होके हमारा जॉकी गया हुआ है C पे, इसको हम वायर के ऊपर तब तक स्लाइड कराते हैं जब तक कि हमें गैल्वेनोमीटर का करंट 0 ना दिखने लगे। अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 दिखने लगता है तो इससे साफ साफ ये प्रूव हो जाता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया है, तभी इसके 5वें आर्म में कोई करंट नहीं जा रहा। और अगर ये बैलेंस हो गया तो जो बैलेंसिंग की कंडीशन थी उसको हम लिखते हैं R1/R2 = R3/R4। अब जो R1 है, चूँकि वो वायर का AC टुकड़ा है, दैट इज़ द AC पोर्शन ऑफ द वायर, और उस वायर की रेजिस्टेंस मैंने पहले ही आपको बताई कि पर यूनिट लेंथ उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस R1 को हम K × L1 या L लिख सकते हैं। L1 को अगर हम L लिखते हैं तो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होने की वजह से L2 को हम 100 - L लिख सकते हैं। माइंडेड मैं सारे लेंथ्स सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ। तो R2 की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी K × 100 - L। दूसरी तरफ हमारे पास R3 और R4 बचेगा। अब आप K को कैंसिल आउट कर सकते हैं और R3 और R4 में से कोई एक रजिस्टर ऐसा रहेगा जो आपको जिसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी। तो अगर आप बैलेंसिंग लेंथ L को नाप लें, बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ होती है जिस पे हमारा गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है। तो उस लेंथ को अगर हम नाप लें, L लेंथ को अगर हम नाप लें, तो R3 और R4 में से जो भी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता रहेगा हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किताबों में इस R3 को शायद X और R4 को Y लिख के भी दिखलाते हैं। आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। X और Y में से कोई एक अननोन रहेगा जिसकी आपकी वैल्यू आपको निकालनी रहेगी।